वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड द गैप। आई एम जयति और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल्चर शॉक के बारे में। मैंने कल्चर शॉक के बारे में और वीडियोस में भी बात किया है, बट आई थॉट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कनाडा आके कल्चर शॉक फील होता है साउथ एशियन इमिग्रेंट्स को, देसी इमिग्रेंट्स को। कल्चर शॉक होता क्या है एंड थर्ड थिंग क्यों होता है, वाई डू वी फील अ कल्चर शॉक और सबको वो अलग अलग अफेक्ट क्यों करता है। वेरी सिंपली कल्चर शॉक होता है कि जब हम कंट्रीज मूव करते हैं तो हमें अनफेमिलियरिटी की वजह से जो डिसोरिएंटेड फील होता है या डिस्टेंट फील होता है या हमें जो कंफ्यूज्ड फील होता है, वी फील थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, समझ में नहीं आता अपने फ्यूचर के बारे में, या कभी डर लगता है या हम लोनली या होमसिक फील करते हैं। ऑल ऑफ दैट इज कल्चर शॉक. And it happens particularly because of unfamiliarity to culture, to your surroundings, to rules of life, to ways of communication, language, dressing sense. तो हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, जब वो सब कुछ चेंज हो जाता है, जैसे हमारी एक फाउंडेशन जो है वही चेंज हो जाती है, that leads to culture shock. के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी है कि कल्चर शॉक इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम होता है जिसमें हम बचपन से बड़े हुए हैं, हमारा वो सब कुछ चेंज हो गया। From the closest environment to the environment that is far away, everything changes around us. So when we wake up in the morning, हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या स्टिमुलस मिल रहा है बाहर से, हम क्या आवाज़ें सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, our surroundings, the people who we talk to, the language in which we talk, how we dress up or how we see people, other people interacting or dressing up, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सब कुछ चेंज हो जाता है हमारे आसपास। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमको आइडेंटिटी देना शुरू कर देता है एंड वी डोंट रियलाइज इट अ लॉट ऑफ टाइम्स टिल द टाइम वी मूव कंट्रीज। हम जैसे कंट्रीज मूव करते हैं हमें एकदम से रियलाइज होता है कि ये आसपास की छोटी छोटी चीजें कितनी हमें आइडेंटिटी दे रही थी विदाउट रियलाइजिंग। साइकोलॉजी में जो थ्योरीज हैं कल्चर शॉक के बारे में, उसके हिसाब से 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज द हनीमून स्टेज, जिसमें हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वी वांट टू अंडरस्टैंड द न्यू कल्चर। एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा बहुत ही एक आइडियलाइज्ड इमेज होती है, वे वी वांट टू अटैच आवरसेल्व्स टू द न्यू कल्चर, ड्रेस लाइक देम, टॉक लाइक देम। द सेकंड स्टेज इज फ्रस्ट्रेशन। तो जब हम इमर्स होने लगते हैं धीरे धीरे करके कल्चर में, तो हमें रियलाइज होने लगता है वेज ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है। मैं यहाँ पर मूव करी थी तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी ये समझने में हाउ मच आई कैन ओपन अप टू द अदर पर्सन एंड दे विल नॉट फाइंड इट वियर्ड, एंड हाउ मच आई कैन आस्क द अदर पर्सन अबाउट देयर लाइफ। तो मैं कितना पूछूंगी कि दूसरे इंसान को ये नहीं लगेगा कि ये बहुत इंट्रूड कर रही है। या कई बार इंडिया में जो वर्क कल्चर होता है, वर्क एनवायरनमेंट होता है, वो या इवन स्टूडेंट लाइफ होती है, वो यहाँ की स्टूडेंट लाइफ, कनाडा की स्टूडेंट लाइफ या कनाडा के वर्क एनवायरनमेंट से बहुत अलग होती है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्क कल्चर दैट कुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। द नेक्स्ट स्टेज इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है कि धीरे धीरे करके यू गेट यूज टू द कल्चर, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग their culture, you start understanding these symbols, you understand these rules, regulations, और आप उसमें ढलने लगते हो और आप more or less comfortable हो जाते हो धीरे धीरे करके। तो फोर्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस, जिसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हो या आपको पूरा कल्चर दूसरा समझ में आने लगता है और आप पूरे इमर्स हो जाते हो, बट यू आर ओके विद नॉट नोइंग सम थिंग्स एंड आप धीरे धीरे करके कंफर्ट डेवलप कर लेते हो विद द कल्चर, विद योर कल्चर, योर आइडेंटिटी, दिस न्यू आइडेंटिटी दैट यू आर बिल्डिंग एंड यू आर इमर्सिंग योरसेल्फ इनटू। सो एज द नेम सजेस्ट, एक तरीके की एक्सेप्टेंस आ जाती है कल्चर के लिए भी और अपने लिए भी। ये जो स्टेजेस हैं वो लीनियर नहीं है, यू कैन मूव बिटवीन स्टेजेस। वन डे यू लाइक the country, the other day you'll feel so homesick and so frustrated that you'd want to go back. फिर एक दिन आपको लगेगा कि एक्सेप्टेंस आ गई है, फिर एक दिन आपको फिर फ्रस्ट्रेशन फील हो गई। ग्रोथ इज नेवर लीनियर। चाहे आपको जितने भी साल हो जाए कनाडा में रहते हो, ऐसा हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब भी आपको होमसिक फील हो सकता है, तब भी आपको कुछ नया चीज़ ऐसी दिख सकती है कल्चर में जिससे आपको कल्चर शॉक हो जाए, बट शायद इम्पैक्ट उसका इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना शुरुआत में होता है।
मेरे एक्सपीरियंस में ब्रॉडली देयर आर 5 थिंग्स दैट कैन गिव समबडी अ कल्चर शॉक व्हेन दे मूव टू कनाडा। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज। मैंने इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि कैसे जब हम कंट्रीज मूव करते हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर हमें फील होता है या कम्युनिकेशन बैरियर फील होता है हमको, बिकॉज वी माइट नॉट बी कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। और अगर वो एक लैंग्वेज है भी जो हम बचपन से हमने पढ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने डे टू डे इंटरेक्शंस में उतनी ज़्यादा वो यूज़ करते हो जितना हम कनाडा में करते हैं, या फिर हम सोचते हैं अपनी मदर टंग में है पर उसको ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में बोलते हैं। And the other thing is accents and being so aware of the way we sound when we move to a new country. When we move to Canada, for example, जहाँ पे English accent एक different तरह का होता है और हमारा एक English accent जो है वो दूसरी तरह का होता है. The second thing is climate shock और weather. Undeniably, Canada का जो weather है वो थोड़ा extreme है. 8 महीने 7 महीने यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, -20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है एटलीस्ट ऑन्टारियो में, और बाकी प्रोविंसेस में तो और भी ज़्यादा जाता है। बहुत सारे लोग मूव करने से पहले इस चीज़ को लेके बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स एट टाइम्स। जब बहुत ज़्यादा बाहर ठंड होती है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। But a lot of people are surviving here. A lot of immigrants move here from South Asian countries, from India, and they're surviving here and they're doing fine. So I'm sure you'll be fine as well. The third thing is social support or the lack of social support. जब हम यहाँ मूव करते हैं, this is a more individualistic society जहाँ पे सब लोग अपने अपने में बिजी होते हैं, यहाँ पे पर्सनल बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, वर्सेस जो हम अपने साउथ एशियन कल्चर से या इंडिया के कल्चर से जब आते हैं तो वहाँ पे जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं या जो इंटरपर्सनल बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ब्लर्ड होती हैं। तो हम जब यहाँ मूव करते हैं एंड देयर इज नोबडी टू आस्क यू हाउ यू डूइंग, और अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो स्पेशली कोविड के टाइम पर हम लोग अकेले टाइम स्पेंड करते हैं इतना ज़्यादा, घर में बंद है, अगर बाहर ठंड है तो या स्नोफॉल हो रही है तो आप पूरे पूरे दिन घर पे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, इट कैन बी वेरी आइसोलेटिंग। The fourth thing is there is no jugaad culture here in Canada, at least not as much as you know in India for example. यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं और वो बहुत अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज मेरे को शायद 3 या 4 महीने लग गए थे जस्ट टू गेट कंफर्टेबल विद द स्पीड ऑफ ड्राइविंग दैट देयर इज इन कैनेडा। 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे नॉर्मल आप चल रहे हो, एंड दैट वाज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी इन द बिगनिंग। आई रिमेंबर आई वाज सो स्कैर्ड इन द बिगनिंग व्हेन आई मूव्ड हियर। यहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है और इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, and when I sat in the cab for the first time I was so scared all the time because मेरी instinct था कि वो जो driver है, Uber driver है, he is driving on the wrong side of the road. So that was also a very big culture shock for me at least, and it took me a while to just gain my confidence that I can drive here. The last and probably the biggest culture shock that people go through is because of the different way of life in Canada. तौर तरीके ही फ़र्क हैं कनाडा में। कनाडा में सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, पीपल डू अ लॉट ऑफ DIY स्टफ हियर। घर अपने आप पेंट कर रहे हैं, या फर्नीचर है तो वो डिलीवर हो रहा है उसको वापस से अपने आप बिल्ड कर रहे हैं, या फिर यू डोंट हैव कल्चर वेयर देयर आर हेल्पर्स अवेलेबल, तो आप खाना भी खुद कर रहे हो, लॉन्ड्री भी खुद कर रहे हो। सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं दैन इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर स्मॉल टॉक का बहुत एक कल्चर है, टू मेक द एनवायरमेंट कंफर्टेबल। जब शुरुआत में कोई मेरे साथ स्मॉल टॉक करता था, और इफ आई गो टू द रेस्टोरेंट एंड दे आस्क मी हाउ आई एम डूइंग और दे मेक स्मॉल टॉक विद मी, आई यूज्ड टू गेट वेरी ऑकवर्ड इन द बिगनिंग, बिकॉज हमें इंडिया में इस चीज़ की आदत नहीं है। I think one very big thing that we don't take into consideration when we are living in our our home country, in our family with people who are similar to our culture is the things that we grew up with, जो हम लोग जिन चीज़ों के साथ बड़े हुए हैं, जिस कस्टम्स या ट्रेडिशंस या सिटकॉम्स या कार्टून्स और शोज देख के या स्पोर्ट्स देख के जो हम बड़े हुए हैं, वो कनाडा में बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मैं अपने कल्चर से या अपने सिमिलर किसी कल्चर से के इंसान से बात करती हूँ, तो मुझे शायद अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ जोक कर रही हूँ या मैं कोई रेफरेंस दे रही हूँ, तो मुझे अपने आप को समझाना नहीं पड़ेगा, दे विल जस्ट अंडरस्टैंड। But here there is that communication gap. यहाँ के sports different हैं, hockey is a big thing, football is a big thing, while in India for example cricket is a very big thing.
It's almost a thing that binds people together. It's a common topic that you can share with people. So just filling that gap can be frustrating, where you have to explain everything about yourself, about your culture, such basic parts of your identity. A lot of South Asian immigrants have visible identity markers. Your visible identity markers are no longer something that people around you might be used to. So they might ask questions to you, which also might be a good thing, but it also might make you feel destabilized, at least in the beginning. See, at the end of the day, if you're moving countries, हमें जो new culture है, जो new country है, उसमें immerse तो होना ही पड़ेगा. And there's no right or wrong way of doing it. There's no one way of doing it. But I think it's very important to ask yourself this, that what would make you feel comfortable in this new country, and how would you be able to call this home? आप किस तरह से अपना जो कल्चर है जो इस न्यू कंट्री में लेके आ रहे हो उसको आप कैसे असिमिलेट कर सकते हो एक कैनेडियन कल्चर के साथ, सो दैट यू आर एबल टू फील कनेक्टेड विद द न्यू कंट्री, यू आर एबल टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द न्यू कंट्री. और वो धीरे धीरे ही होगा. I think one very important thing is to just be your own cheerleader and remind yourself the work that you are doing. Take some time, sit with yourself and see the growth that has happened. Recognize it, acknowledge it. अब वो आपको अपने साथ बैठ के करना है, लिख के करना है, जर्नल राइटिंग करनी है, किसी से बात करनी है इसके बारे में, अ मेंटर फिगर, somebody who you can speak to, थेरेपी पे जाके करना है, जैसे भी करना है. But give that space to yourself to recognize what you're doing and how far you've come. Because वो आप करोगे तो आपको आगे जाके fuel मिलेगा to work harder, because it's not easy being an immigrant in a new country. That's all I have for you today. Please like, share, subscribe. Please let me know what you thought of the video below in the comments. If you don't want to leave a comment, you can also write to me on email. I'll see you next week. Till then, take care and bye-bye.